नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। जब से मोदी 3.0 बनी है, तब से लगभग हर दिन ये चर्चा रहती है कि ये सरकार बैसाखी पर है, आज नहीं तो कल गिरेगी। विपक्ष लगातार इस तरह के आक्रमण करता रहता है। ये भी करता रहता है कि जो तीन प्रमुख दल हैं जो अलायंस में हैं, जनता दल यू, तेलुगु देशम पार्टी चिराग पासवान की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये तीनों इस तरह की स्थितियां पैदा करते रहते हैं कि जो सरकार के लिए बड़ा एम्बैरसिंग होता है और किसी भी समय सरकार के लिए ये मुश्किल वाले क्षण पैदा कर सकते हैं। कभी भी सरकार के पैरों के नीचे से समर्थन वापस कर लेंगे और सरकार के लिए मुश्किल आएगी। ये हर दिन, हर दूसरे दिन, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, विशेष रूप से यही दोनों दल, समाजवादी पार्टी भी तीसरा शामिल है, ये करते रहते हैं। लेकिन क्या ये सच्चाई का, इसमें सच्चाई में कितना दम है, और कहीं ऐसा इसका उलट तो नहीं है कि ये तीन के तीनों दल सरकार पर पूरी तरह से न केवल डिपेंडेंट, मतलब न केवल पूरी तरह से पीछे खड़े हुए हैं, बल्कि कहीं कोई कम से कम मतलब कोई 4 साल 5 साल की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, लेकिन आज के दिन की अगर बात करें तो बहुत मजबूती के साथ डटे हुए हैं और कहीं कोई वो इसमें विरोधाभास नहीं नज़र आ रहा है। एक के बाद एक चर्चा करते हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और राजनीति में हर निर्णय के मायने होते हैं और उन निर्णयों से समझने की कोशिश करते हैं। आज जनता दल यू पर पहले बात करते हैं, फिर टीडी पर आएंगे और फिर जो सबसे छोटी इन तीनों में से है उस पर आएंगे, चिराग पासवान पर। जनता दल यू के प्रवक्ता लंबे समय से रहे केसी त्यागी, उन्होंने आज अपना त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने व्यक्तिगत कारण से दिया है, वो जिम्मेदारी वो चाहते हैं कि युवा लोगों पर दिया जाए। दो घटनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। लल्लन सिंह, राजीव रंजन जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, वो भी मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बकते थे। उनको अपना अध्यक्ष पद गंवाना पड़ा, नीतीश ने खुद जिम्मेदारी ली। वो पुरानी बात हो गई। अब आते हैं, मैं राजीव रंजन की बात इसलिए किया कि केसी त्यागी वाली भूमिका अब राजीव रंजन या लल्लन सिंह को दे दी गई है। अब ये ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? देखिए, केसी त्यागी लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे जो सरकार को कई मामलों में एम्बैरस कर रही थी। ना वो अभी राज्यसभा में भी नहीं है और उनके ऊपर कोई और नहीं, सिर्फ प्रवक्ता की जिम्मेदारी थी। लेटरल एंट्री को लेकर के उन्होंने सरकार को एम्बैरस किया, यूसीसी को लेकर के उन्होंने सरकार को एम्बैरस किया, जो सरकार की बात थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली वो बात थी, वो थी इज़राइल और हमास को लेकर के जिस तरह की उन्होंने बात की, वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए, सरकार के स्तर पर उसको स्वीकार नहीं किया गया। उस पर सरकार थोड़ी सी असहज थी। अब इज़राइल जो है वहाँ भारत का बहुत मजबूत पार्टनर है और जिस तरह के आतंकवाद से भारत दो चार होता है उसमें, और जिस तरह के पड़ोसी भारत के हैं, उनमें बहुत सारे मामलों में इज़राइल भारत के साथ बिना अनकंडीशनली, बिना किसी उसके खड़ा रहता है। तो अभी क्राइसिस की सिचुएशन अगर इज़राइल के पास है तो भारत सपोर्ट अगर उसको कर रहा है, तो उसको लेकर के जो बात केसी त्यागी ने कही थी, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था। केसी त्यागी ने समाजवादी पार्टी के जावेद अली के साथ मिलकर एक मोहम्मद मकरम बलाई, जो महासचिव हैं लीग ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के, उनके सम्मान में एक उन्होंने भोज दिया था
और उस भोज के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था और इस स्टेटमेंट में कहा गया था कि भारत को चाहिए कि वो इज़राइल को हथियार की बिक्री बंद करे, हथियार बेचने पर रोक लगाने की बात कही। और ये जो जॉइंट स्टेटमेंट था इसको कांग्रेस ने भी साइन किया था, कांग्रेस के मंत्रियों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी साइन किया था। ये बात थोड़ी सी नहीं, इस बात ने सरकार को ज़्यादा असहज किया था। अब यूसीसी को लेकर के त्यागी ने कहा था कि इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए। जबकि सरकार ने यूसीसी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कही हैं और इस पर कोई मतलब इस तरह का कोई विरोधाभास वाली स्थिति नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनमें ज़्यादातर चीज़ें जो है, जो सूचनाएं आ रही हैं, ज़्यादातर विषयों पर केसी त्यागी ने बिना जो जेडीयू की टॉप लीडरशिप है उससे बिना सलाह किए ये बयान दिया। अब विनेश फोगाट को लेकर के भी उन्होंने जो बात कही, जो उनको मेडल से वो चूक गई, तो बावजूद इसके कि सरकार के हर जो अधिकारी है जो इन सब चीज़ के लिए जिम्मेदार है, उनका स्टेटमेंट आने के बाद भी इस मामले में केसी त्यागी ने बोला था कि ये जो है ये उनको मेडल मिलने में साजिश जैसी स्थिति नज़र आती है। अब ये जो पूरा का पूरा उनका स्टेटमेंट है, ये कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनके उससे मिलता जुलता है। अग्निपथ के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर अब इसको हटाया गया, इनको हटाया गया या आप समझिए कि वो हट गए, लेकिन राजनीति में निर्णय कैसे होते हैं समझ लीजिए। मतलब ये कि जो सरकार के साथ जेडीयू का इस तरह का कोई भी नॉनसेंस टॉलरेट किसी के नेता के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात होती है कि यूसीसी को लेकर के जो वक्त को लेकर के डिफरेंसेस हैं तेलुगु देशम पार्टी और उसके साथ, और तेलुगु देशम ये बिल्कुल दोनों एक पार्टियां नहीं हैं। बहुत सारे चीज़ें में, बहुत सारी बातों में डिफरेंसेस हो सकता है और कई बार सरकार अपने स्तर से विपक्षी को या अपने ही नेताओं को किस तरह से चीज़ों को अपने पक्ष में करना है उस पर बात करती है। तो तेलुगु देशम पार्टी ने कहा कि इस मामले को जेपीसी को दे दिया जाना चाहिए, सरकार ने दे दिया। अब उस पर चर्चा हो रही है। जेपीसी में वहाँ सारे दल के नेता शामिल हैं। जिस तरह से राजीव रंजन ने बोला था उससे सरकार या बीजेपी या जेडीयू या टीडीपी के किसी उसमें विरोध नहीं नज़र आया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हिंदुत्व को लेकर के बात, जिस तरह की बात बीजेपी करती है, उसी से मिलता जुलता काम अभी तेलुगु देशम पार्टी के नेता ने किया है, जब उन्होंने 1683 आर्चकों जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनकी तनख्वाह 10,000 से बढ़ा करके 15,000 कर दी। अब ये हिंदुत्व वालों के लिए छोटे मंदिरों को 10,000 रुपये हर महीने धूप, नैवेद्य और पूजा पाठ के लिए दिया जाएगा। और जो वेद विद्या पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जिनके पास कोई परमानेंट इनकम नहीं है, उनको 3,000 रुपये पर हर महीने भत्ता दिया जाएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी बीजेपी शासित प्रदेश के या बीजेपी के मुख्यमंत्री का निर्णय है? मंदिर से जुड़े हुए जो नाई हैं, जो बाल बनाने का काम करते हैं, उनको 25,000 रुपये पर महीने की तनख्वाह दी जाएगी। उन मंदिरों में जिनकी इनकम 20 करोड़ से ज़्यादा की है, उन मंदिरों में जो उन कमेटी के मेंबर थे उनको 15 से बढ़ा करके 17 कर दिया, 2 मेंबर बढ़ा दिए गए हैं। और एक श्रीवाणी ट्रस्ट जो सरकार का है, उस ट्रस्ट की तरफ से हर मंदिर को 10 लाख रुपए दिया जाएगा मेंटेनेंस का। जो कहीं पर अगर कोई किसी मंदिर में इस तरह की स्थिति है कि वहाँ उसको रेनोवेट करने की ज़रूरत है, उसको उनमें कुछ इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की ज़रूरत है, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत है, वो सारा का सारा
किया जाएगा। और ये काम तेलुगु देशम पार्टी की सरकार चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। तो क्या जो पार्टी या जो दल इस तरह की बात कर रही हो, आपको क्या इसमें लगता है कि कहीं से भी इन चीज़ों को जो किया गया है, अगर सरकार के पास पैसे की कमी होगी तो बिना इन सब बजट को प्लान किए किया गया होगा निश्चित तौर पर। और ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि जो आइडियोलॉजिकल बातें भाजपा के लोग करते रहे हैं, उसी तरह की चीज़ें ये कर रहे हैं। और इसमें एक और बड़ी बात हुई है कि जो हिंदू मंदिर के ट्रस्ट में नॉन हिंदूज़ को घुसाया जाता है, विशेष रूप से जो पिछली सरकार YSR कांग्रेस की थी, जगन मोहन रेड्डी के साथ, उसमें बहुत सारी जगहों पर ईसाइयों को घुसाया गया था, और जिससे कन्वर्जन को लेकर के बड़ा एक विवाद हो रहा था, बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। उस सब पर भी वो आया है, और इन मंदिर के ट्रस्ट में नॉन हिंदूज़ को नहीं परमिट किया जाएगा। अब तीसरा जिस पर आजकल सारे लोग बहुत ज़्यादा आनंदित नज़र आ रहे हैं, वो है चिराग पासवान का। चिराग पासवान को लेकर के लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि जिस तरह से उन्होंने लेटरल एंट्री को लेकर के बात कही, जिस तरह से उन्होंने वक्फ को लेकर के बात कही, इस सब पर उनको लग रहा है कि ये इस तरह के डिफरेंसेस आ गए हैं कि वो शायद किसी भी टाइम बाय बाय कह सकते हैं एनडीए सरकार को। लेकिन जो जानकारी मेरी है, उस जानकारी के हिसाब से लेटरल एंट्री को लेकर के सरकार ने ये जो निर्णय किया था कि इस निर्णय में कि उस लेटरल एंट्री में, हालांकि लेटरल एंट्री पहले से थी, लेकिन उस पहले कुछ नज़रअंदाज किया जाए, छोड़ दिया जाए, इस सरकार ने निर्णय किया कि इसमें प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन के बाद कि इसमें SC/ST को भी समाहित किया जाए। तो SC/ST को समाहित किया जाए, मान लीजिए कि कोई इस तरह का निर्णय हो गया जिसमें उस तरह की स्थितियां नहीं हुई थी, और विरोध मान लीजिए कांग्रेस के विरोध की बात कर रही, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो चिराग ने जो स्टेटमेंट दिया वो बीजेपी के कहने पर दिया कि भाई इस तरह से बोलिए तो हमारे पास बहाना होगा, हम इसको वापस लेंगे। अब चूँकि ऐड दिया जा चुका था, तो चिराग पासवान वही बोल रहे हैं जो बीजेपी उनसे चाहती है, कम से कम इस मामले में। अब बाकी उसके बाद तुरंत क्या हुआ, सारे बीजेपी के SC/ST MPs प्रधानमंत्री से मिले और निर्णय पर कार्रवाई हो गई। इस मामले में चिराग को प्रधानमंत्री के पास जा करके मिलना चाहिए था, पब्लिक में स्टेटमेंट देने से बेहतर। लेकिन पब्लिक में स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया, ये स्पष्ट है। और इसके अलावा चिराग पासवान किसी भी दृष्टि से जो भी है उसको लेकर के वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। उनको अभी अमित शाह जी ने बुला करके इन सब पर चर्चा भी की, और मुझे लगता है कि शायद अगर उनके किसी स्टेटमेंट पर ये मान लिया जाए, जो मैं कह रहा हूँ उसको गलत मानते हुए ये मान लिया जाए कि उन्होंने SC/ST के रिजर्वेशन को लेकर के अपने मन से बात कही, तो उनको अमित शाह ने बुला करके इस पर संयमित रहने की बात निश्चित तौर पर कही होगी। और उनके बाकी भी उस पर, चाहे वो लेटरल एंट्री को लेकर के बात कही हो उन्होंने, चाहे SC/ST रिजर्वेशन को लेकर के बात कही होगी, चाहे वक्त को लेकर के जो है, उन सब पर मुझे लगता है कि उनको संयमित रहने की सलाह निश्चित तौर पर अमित शाह की तरफ से मिल गई है। एक बात ये है, और दूसरा ये कि ये बात चिराग पासवान को साफ तौर पर मालूम है कि वो जो ये उनके अलग हो जाने से, अकेले उनके 5 चले जाने से इस सरकार पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे और लोग अब एनडीए के साथ आने के लिए तैयार हैं, तो अब जो 293 वाला नंबर है ना, वो बहुत ऊपर जा चुका है। तो ये मुझे लगता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार कमज़ोर स्थिति में है, उनको इन सब बातों पर जो बात बता रहा हूँ, इन सब बातों पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
सरकार बहुत मजबूती के साथ है, और ये जो सारे जिन अलायंस की बात कर रहा हूँ, ये अलायंस भी सरकार के साथ मजबूरी में है। जिस दिन सरकार चाहेगी उस दिन सरकार स्वतः चुनाव कराएगी। इन किसी भी अलायंस के समर्थन लेने से पहले सरकार ये निर्णय लेगी, और ये मोदी निर्णय लेंगे जब भी होगा, अगर ऐसा होगा। अन्यथा सरकार बहुत मजबूती के साथ है, पूरे अलायंस उनके साथ खड़े हैं। कोई एक, मैंने आज 3 की बात की, बाकी सारे अलायंस के साथ भी ऐसा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।